हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जिस तरीके से हम यहाँ पर गर्मी के मज़े ले रहे हैं, उस तरीके से आप भी अपने घरों में कूलर, एसी और पंखे की हवा के मज़े ले रहे होंगे। मतलब आप ठंडी के मज़े ले रहे हो गर्मी में भी। पर मैं आपके लिए इस गर्मी में भी रेगुलर वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा और आपको कोई भी परेशानी में आने नहीं दूंगा। तो आज के हम इस लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने कल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस कर लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सर्किट डायग्राम के बारे में कल डिस्कस कर लिया था। मात्र 15 मिनट का वीडियो है। आज भी मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, सिर्फ ओम्स लॉ को डिस्कस करना है। ओम्स लॉ में ग्राफ है, रेजिस्टेंस है, वो चीज़ें हम देखते हैं। चलिए ओम्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि क्लास 10 का टॉपिक है। क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये वायर है, सपोज किया ये वायर है। इस वायर में से जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, सुनना बात को ध्यान से, ये वायर है। इस वायर में से जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब जितना ज़्यादा वी होगा, जितना ज़्यादा वी होगा उतना ही ज़्यादा आई होगा, या वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ गई बात? तो ओम्स लॉ, ओम्स जो साइंटिस्ट थे हमको ये बताते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर और इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर एंड्स ऑफ द वायर। Potential difference across the ends of the wire. So the current which is flowing through the wire, continuously flowing through the wire, and which is directly proportional to potential difference across the wire. That is the our Ohm's law. वही तो हमारा क्या होता है? Ohm's law होता है। मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा दोनों पॉइंट के क्रॉस, उतना ही ज़्यादा यहाँ से करंट भी पास होगा, या फिर जितना ज़्यादा करंट पास होगा यहाँ से उतना ही ज़्यादा यहाँ क्रॉस वोल्टेज। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। अब जैसे ही यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो आपने फिजिक्स में एक बात हमेशा याद रख लो कि जब भी प्रोपोर्शनल हटाया जाता है कांस्टेंट लगाया जाता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाया जाता है वो लगाया जाता है आर। क्या लगाया जाता है? आर। तो जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है V = IR। ये जो आर होता है इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? रेसिस्टेंस बोलते हैं। यह रेसिस्टेंस क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R = V/I। ये आ रहे हैं, आई क्या जा रहा है? बी के। सिर्फ 5 मिनट का ध्यान देखना इधर। तो ये जो आर है ये हो जाता है V/I। ये आर का मतलब ये होता है रेसिस्टेंस, कि जितना करंट इस वायर में से फ्लो हो रहा है, और अगर हम इस करंट को रोकना चाहते हैं तो इस रेसिस्टेंस की मदद से हम करंट को रोक सकते हैं। तो बेसिकली ये जो करंट होता है ना, इसको रोकने का काम करता है कौन? रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जिसका सिंबल क्या होता है? इस तरीके से ये हमारा रेसिस्टेंस का सिंबल होता है। और ये जो सिंबल होता है ये होता है हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, वो होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। बट अगर रेसिस्टेंस की सिर्फ बात करेंगे, जो करंट को रोकने, दुविधा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, विच क्रिएट्स ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ अ करंट। जब वो करंट फ्लो होगा ना तो कोई ना कोई दुविधा क्रिएट करेगा या करंट को रोकने की कोशिश करेगा, उसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। और जो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है इसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। क्या बोल देते हैं? रियोस्टेट। तो हम इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट बोलते हैं। इसका एक रियोस्टेट बॉक्स आता है, आपने प्रैक्टिकल एग्जाम में 12th क्लास या 10th क्लास में देखना, इतना बड़ा बॉक्स आता है रियोस्टेट का। ऊपर पिन्स लगी हुई थी, रेसिस्टेंस पिन्स लगी हुई थी। ये पिन्स, अगर ये 2 ओम की पिन है, ये 4 ओम की पिन है, ये 5 ओम की पिन है, ये जैसे ही आपने पिन निकाली, मान लो ये 5 ओम की निकाली तो रेसिस्टेंस कितना हो गया? 5 ओम हो गया। जैसे आपने वाली पिन निकाली, रेसिस्टेंस कितना हो गया? 2 ओम हो गया। मान लो आपने तीनों पिन निकाल दी तो 2 4 5 9 ओम के रेसिस्टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 ओम। इस तरीके से रेसिस्टेंस बॉक्स हम अपने हिसाब से वैल्यू कम ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। और वायर कनेक्ट है यहाँ से होते नीचे से, या एक पोर्शन यहाँ रहता है, एक पोर्शन यहाँ रहता है, तो वायर यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। ये अपने हिसाब से अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ के देख लेते हैं हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है भैया? द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ द गिविंग मेटालिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट।
जो भी वायर में से करंट फ्लो होगा उसी को हम बोलेंगे ओम्स लॉ। इसी क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ। इन प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन सेम, और इस कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो हर कंडीशन में सेम होना चाहिए। अब V प्रोपोर्शनल टू I होता है, V अपन I इक्वल टू R, जो हमने अभी प्रोग्राम बताया था कि V अपन I क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट R के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसको आप लिख लेना। फिर आते हैं हम, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। रेसिस्ट मतलब रोकने का काम करता है, मतलब चार्ज को जो रोकने का काम करता है उसी को तो हम क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ का रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। तो जो भी चार्ज को रोकने का काम करेगा उसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। सिर्फ 5 मिनट का ध्यान देखना। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो यूनिट होती है ये होती है ओम। क्या हो जाती है? ओम हो जाती है। तो रेसिस्टेंस की यूनिट हो जाती है ओम। ये ऐसा सिंबल होता है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ये ओम बोलते हैं। ये वाला ओम नहीं भैया, ये वाला ओम मत लगाया ना। ये तो हम सुबह सुबह उठ के जब पूजा करते ना या मेडिटेशन करते ना तो ये वाला ओम यूज करो, और जब भी फिजिक्स पढ़ोगे ना तो ये वाला ओम यूज करो। हमारी बात तो किसकी यूनिट होती है? रेसिस्टेंस की। मतलब हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो रेसिस्टेंस की हम यूनिट क्या यूज करेंगे? ओम। फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, उसकी यूनिट यूज करेंगे, वो यूज करेंगे वोल्ट या फिर सिंपल कैपिटल V। फिर हम बात करेंगे करंट की, I की। करंट की बात करेंगे, I की बात करेंगे, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। इसकी यूनिट करेंगे कैपिटल F। तो यह भी याद रखना। अब यहाँ पर वन ओम क्या होता है? तो देखो 1 ओम कब होगा, ये ध्यान देखना। बस खत्म हो गया, इतना ही है। देखा कैसे? R इक्वल टू हो गया V अपॉन I। अभी R क्या हो गया? ओम। इसको लिख देते हैं 1 ओम, इसको लिख देते हैं 1 वोल्ट, और करंट को ले देते हैं 1 एम्पियर। तो 1 ओम कब होगा? जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, तभी वहां पर कितना ओम बनेगा? 1 ओम बनेगा। मतलब इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो ये वायर है, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है, और वहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तब आपका जो ओम बनेगा वो बनेगा 1। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गया आपका 1। एंड द करंट फ्लोइंग टू इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस R of the conductor is 1 ohm, that is 1 ohm equal to 1 volt upon 1 ampere। ऐसा 1 volt upon 1 ampere ऐसा होगा। ठीक है, तो ये अपना सिंपल चीजें है, एग्जाम में आने वाली नहीं है, फिर भी आप लोग इसको कर लो क्योंकि सिलेबस में कभी कभी आ भी जाती है MP वर्ड में, तो आप लोग इसको कर लो। अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं, क्या आता है इसका डायग्राम, और आज का वीडियो हमारा खत्म। देखो डायग्राम बहुत सिंपल है कि ओम्स लॉ का डायग्राम क्या बताएगा भाई, यह सीधी सी बात है ना कि किसी भी वायर में से अगर करंट फ्लो होगा तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ता चले जाएगा। ये तो क्या होता है? ओम्स लॉ होता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I। जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। अब इसको आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ सिंपल है, बना लो, कुछ भी वैल्यू ले लो। जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब हमको क्या करना है? सिंपल, एक्स एक्सिस पे ले लो करंट और वाई एक्सिस पे ले लो वोल्टेज। ठीक है, इसको ले लो एम्पियर में, इसको ले लो वोल्ट में। देखो बहुत सिंपल है, 1 मिनट का खत्म हो गया आज का वीडियो, भाई इतना ही बड़ा है। हाँ, बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, कभी कभी पॉसिबल होता है कि आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है। बाकी 20-20 मिनट आपको डेली देखना है, डेली आपको खुद को पढ़ना है, आपका रिजल्ट बेहतर आता जाए। देखो हमको एक चीज़ सिखाई है, एक्स एक्सिस पे वही वैल्यू ली जाती है जो हमको पता है, जो नॉन क्वांटिटी है, जो हमको पता है। तो ये वैल्यू हमको पता रहेगी हमेशा, और ये वैल्यू जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू ली जाती है ना, वो अननोन क्वांटिटी ली जाती है, जो हमको पता नहीं है, जो निकलती है, जो आंसर निकलता है अननोन क्वांटिटी, जो हमको पता नहीं है, वो वाई एक्सिस पे ली जाती है। ये हमको हमारे छोटी सर ने सिखाया था APS अकेडमी इंदौर में, कि एक्स एक्सिस में हमेशा नॉन वैल्यू ली जाती है। कौन सी वैल्यू? नॉन वैल्यू। और वाई एक्सिस में कौन सी ली जाती है? अननोन वैल्यू। देखो कैसे, अभी हम निकालेंगे। जैसे आपको पता है कि 1 एम्पियर करंट आपको पास करना है, उसके बाद 2 एम्पियर करंट पास करना है, उसके बाद 3 एम्पियर करंट पास करना है, उसके बाद 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो आपको करंट पता है,
क्या पता है कि 1 एम्पियर करंट पास करा, 2 एम्पियर करंट पास करा, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो करंट आपको पता है, निकालना क्या है, वोल्टेज। तो देखो जब भी आपने 1 एम्पियर करंट पास करा, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। जब आपने 1 एम्पियर करंट पास करा तो कितना आंसर आ गया, 1 वोल्ट आ गया। मान लो कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया। तो 1 वोल्ट आ गया, कितना आ गया, 1 वोल्ट। यहाँ पर लिख दिया 1 वोल्ट, तो 1 लिखा मतलब ये वोल्ट है, ये यहाँ पर आ गया। तो 1 एम्पियर करंट में कितना वोल्टेज हो गया, 1 ओम। कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। 2 एम्पियर करंट में, समझना बात को, सिर्फ 1 मिनट का ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। देखो जरा, देखो जरा, 2 एम्पियर करंट में कितना वोल्ट आ गया, 2 वोल्ट आ गया। तो 2 एम्पियर करंट में कितना वोल्ट आ गया, 2 एम्पियर आ गया। यहाँ पर पॉइंट बना दो। 3 एम्पियर करंट में कितना वोल्ट आ गया, 3 एम्पियर करंट में आ गया 3 वोल्ट, 3 वोल्ट आ गया। 4 वोल्ट में कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। और इसको ज्वाइन कर देना, तो हमारा जो ग्राफ बन जाता है वो बन जाता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। कैसा बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये बताता है कि जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, वो सेम अमाउंट में बढ़ती जाएगी। तभी तो हम बोलेंगे कि ओम्स लॉ सेटिस्फाइड हो गया है। मतलब जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जा रहे हैं, 1 वोल्ट का करंट, 1 एम्पियर का करंट बढ़ाया, 1 वोल्ट का वोल्टेज बढ़ा। फिर 1 और एम्पियर करंट बढ़ाया, 1 वोल्ट का वोल्टेज फिर बढ़ा। फिर 1 और एम्पियर करंट बढ़ाया, फिर 1 वोल्ट का और वोल्टेज बढ़ा। तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। तो आज हमको पढ़ना था ओम्स लॉ। इसका ग्राफ, ये ग्राफ बना लेना। ओम्स लॉ क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, रेजिस्टेंस भी क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूलेस खाली आप लोग याद रखना, ये ग्राफ आप लोग याद रखना, बाकी आपको कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और डेफिनेट अगर ओम्स लॉ कोई पूछे आपसे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, दैट इज द ओम्स लॉ। एंड इन द एंड, as we know that the x axis, y axis, z axis are in anti clockwise। जो x axis, y axis, z axis होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। आपको बचपन में सिखाया गया है कि भैया x एक्सिस यहाँ पर है, x एक्सिस कहाँ पर है, x एक्सिस यहाँ पर है, y एक्सिस यहाँ पर है, z एक्सिस यहाँ पर है। ये आपको बचपन में बताया गया है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो x एक्सिस यहाँ ले लो, y एक्सिस यहाँ ले लो, z एक्सिस यहाँ ले लो, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज रूल नंबर 1 इसका रूल होता है। इसका रूल क्या होता है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहो तो एक्स वाई जेड ऐसा ले लो, यहाँ ले लिया एक्स एक्सिस, यहाँ ले लिया वाई एक्सिस, यहाँ जेड एक्सिस, ये भी सही है। चाहो तो आप ऐसा ले लो, कैसा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो पहली कंडीशन तो ये हमेशा कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, 90 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो ऐसा जरूरी नहीं बचपन में हमको जो सिखाया वो रटाने की चीज़ें बताते हैं। जैसे एलसीएम आपको लेना सिखाया गया है ऐसा, 20 और 40 का एलसीएम लेना, आप ऐसे निकालने लग जाते हो। 2 से करेंगे फिर 10, 20, फिर 2 से करेंगे 5, 10, फिर 5 से करेंगे 1, 2। ऐसा टाइम नहीं भैया इतना। आपको अगर 20, 40 का एलसीएम निकालना है तो 20 मान लेते हैं, निकालना 40, इसका आपको एलसीएम निकालना है, जैसे आर निकालना है तो 1/r। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू ले लो, ऐसी वैल्यू ले लो जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ले लो 40, 40 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये 2 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, 3/40 आ जाएगा, 1/r। तो ऐसे एलसीएम लेना है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तब वो समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलिए आज हमारा जो ओम्स लॉ है, इसका जो हमारा टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। ये ओम्स लॉ हमारा टॉपिक जो आज का है वो हमारा खत्म हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ओम्स लॉ, कौन कौन से फैक्टर ओम्स लॉ पर अफेक्ट कर जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल, और ये हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। फिर एग्जांपल्स इसके करेंगे, खत्म तो मतलब थ्योरेटिकल होगा। फिर हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, एग्जांपल चलेंगे 2 दिन, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे वो चलेंगे 3 दिन। मतलब 5-6 दिन का चैप्टर हो रहा है और थ्योरी 2-3 दिन की हो रही है, वो 2 दिन हमारा ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 8 से 10 दिन का चैप्टर है। इसी तरीके से अगला चैप्टर भी आएगा। तो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी आसानी हो रही होगी हर चीज़ करने में, मतलब बिल्कुल भी तकलीफ नहीं उठाना पड़ रही है आपको, एकदम आसानी से चीज़ें बन रही है। तो जिससे नहीं बन रही है मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकता है, पर्सनल ट्रेनिंग भी मैं देता हूँ, है ना। सनावत में आप लोग आइए, ओंकारेश्वर के पास है सनावत जगह है, थापना के पास एक जगह है, आप आइए। थापना हमारा गाँव है, नेटिव प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है। बिल्लोरा बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, नर्मदा किनारे। ओंकारेश्वर उससे भी ज़्यादा अच्छी जगह है, सनावत उससे भी ज़्यादा अच्छी जगह है।
जैसे जैसे आप जगह बदलते जाते हो आप बेहतर ही मानते जाओ अपने आप को, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए और डेली 15 से 20 मिनट सेल्फ स्टडी भी करें, मेरे पढ़ाने के बाद आप खुद भी पढ़े। और कल हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, कल हम पढ़ेंगे कंटर।